Good morning, students. This is chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. And this is lecture number 4, Ecosystem. Now, before going to other topics, we should know that what are endangered animals. Endangered animals. The animal which are in danger conditions means they are struggling for survival. These animals are called endangered animals, right? The animal whose number are diminishing का मतलब होता है कम होना, to the level that they might face extinction are known as endangered animals. जो भी एनिमल्स हैं जिनका नंबर यानी जिनकी पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है एक लेवल के बाद, उन एनिमल्स को कहा जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स. ठीक है ना. सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल हैबिटेट. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया है क्योंकि नेचुरल हैबिटेट में डिस्टरबेंस हो रहा है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण उनकी नेचुरल हैबिटेट में डिस्टरबेंस आ गया. फॉर एग्जांपल, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण नेचुरल हैबिटेट में डिस्टरबेंस आ गया है, तो ऐसे एनिमल्स का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है. इन एनिमल्स को कहा जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत, जैसे ग्रेजिंग, पॉचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल. आपने देखा होगा कुछ लोग जो एनिमल्स को पकड़ लेते हैं, कुछ लोग उनकी हंटिंग कर देते हैं, शिकार कर देते हैं उनका. ठीक है ना, उनको मार देते हैं. तो वो जो स्पीशीज होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनका नंबर धीरे धीरे कम होता चला जाता है. तो दीज एनिमल्स हुज नंबर इज डिमिनिशिंग विद टाइम आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स. ठीक. फॉर एग्जांपल टाइगर. अब आपने सेव टाइगर प्रोजेक्ट देखा, उसमें टाइगर्स को प्रिजर्व करना है यानी उनको कंजर्व करना है, तो हमने टाइगर पार्क्स बनाए ताकि उनका नंबर बढ़ाया जा सके. ठीक है. क्योंकि नेचुरल हैबिटेट जो है वो उनके मुताबिक नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं मिल पा रहा था फॉरेस्ट में, इसलिए जो है वो इस तरीके के नेशनल पार्क बनाने पड़े. जैसे वाइल्ड बफेलो. अब ये जो वाइल्ड बफेलो है, इसको भी सुटेबल कंडीशंस चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो इनका नंबर भी कम होता चला जा रहा है. तीसरा एग्जाम्पल आपने देखा बारहसिंगा. पहले बारहसिंगा बहुत हुआ करते थे, धीरे धीरे इनका नंबर कम होता चला गया. तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनके कंजर्वेशन के लिए लॉ बनाती है. ये जो जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, अगर ये धीरे धीरे खत्म हो गए तो इकोसिस्टम को, हमारे नेचुरल हैबिटेट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा. ठीक है ना, इसलिए इनका कंजर्वेशन किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है इकोसिस्टम. नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. तो रिवर डेल्टा हो, सॉइल हो, क्लाइमेट हो, एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है ना, इन सब का जो एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे की ये हेल्प करते हैं, इसी सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम. ठीक है. अगर सिस्टम में से प्लांट गायब हो गए तो एनिमल्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे. दूसरे बात जो है वो क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाएगा, सॉइल जो है वो
फर्टाइल नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट इकोसिस्टम का जरूरी है। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग, every living thing, every non living thing of a particular area, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर एरिया के इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। नाउ रेड डाटा बुक, अब जैसा नाम से ही है रेड डाटा बुक, इसका मतलब समथिंग विच इज वेरी नेसेसरी। रेड कलर आपने देखा है डेंजर सिग्नल के लिए यूज किया जाता है, तो रेड डाटा बुक भी हम मेंटेन करते हैं। इस बुक में कितने प्लांट्स किस एरिया में हैं, कितने एनिमल्स, कौन सा एनिमल कितने नंबर्स में, उसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो रेड डाटा बुक इज अ सोर्स बुक which keep a record of all the endangered animals and plants, ठीक है। endangered जो है वो केवल एनिमल ही नहीं होते, प्लांट्स भी होते हैं। कारण क्या है कि प्लांट्स को भी हमको प्रिजर्व करना पड़ता है, कंजर्व करना होता है। रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक रिकॉर्ड बुक होती है, उसमें मेंटेन किया जाता है मैंगो के कितने ट्री हैं, एप्पल के कितने ट्री हैं, साल के कितने ट्रीज हैं, टीक के कितने ट्रीज हैं, लॉयन कितने हैं, टाइगर कितने हैं, पैंथर्स कितने हैं। तो उनका एक रिकॉर्ड होता है और ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ऑल्सो मेंटेन द रेड डाटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। इंडिया गवर्नमेंट भी, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन भी रेड डाटा बुक को मेंटेन करती है। आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं उन पे भी नंबर लिखे होते हैं, ठीक है ना। तो उनकी काउंटिंग की जाती है, कितने पेड़ हैं, कितने प्लांट्स हैं, किस वैरायटी के हैं, ये सारा नोट किया जाता है। उस बुक को कहा जाता है, उस रिकॉर्ड बुक को कहा जाता है रेड डाटा बुक, ठीक है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। अब देखिए कुछ लोग जो हैं अपने शहर को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, काहे के लिए? सर्विस करने, नौकरी करने, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर एरिया का वेदर जो है वो सूट नहीं करता, तो क्या करते हैं दूसरे शहर में जाके माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है ना। मान लिया किसी ह्यूमन बीइंग को रुड़की का जो वेदर है वो सूट नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा? यहाँ से माइग्रेट होके कहाँ चला जाएगा? आसपास की जगह पे, मेरठ चला जाएगा, मुजफ्फरनगर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि किसी सीजन में बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो उड़ के इंडिया आ जाती है, ठीक है। तो जब उनको मौसम सूट करता है, वेदर सूट करता है तो आ जाती हैं। फिर जैसे ही वेदर उनके अकॉर्डिंग नहीं रहता, वो दूसरी जगह जहां से आए थे वहीं माइग्रेट कर जाते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरिया every year during a particular time because climate changes, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होते ही कई बर्ड्स जो हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट होना शुरू कर देते हैं। एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने को जो मास स्केल पे होता है उसे कहते हैं माइग्रेशन। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर in their natural habitat becomes very cold and inhospitable, ठीक है। अब उन बर्ड्स को अंडे देने होते हैं, एग देने होते हैं, लेइंग एग। लेकिन वहां पे उस वेदर कंडीशन पे जिस कंट्री में वो है वहां बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, या उनको क्लाइमेट सूट नहीं कर पा रहा, तो क्या करते हैं? इंडिया आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ का जो वेदर है वो मॉडरेट है और ये मॉडरेट वेदर में ही आते हैं। फिर जैसे ही वो अंडे दे देते हैं, दे ले द एग्स एंड दीज एग्स कन्वर्टेड इनटू द ऑफस्प्रिंग। तब वो बर्ड्स जो हैं फिर जो है मास स्केल पे वो क्या करते हैं, फिर एक लंबी डिस्टेंस कवर करके
वहीं चले जाते हैं जहां से आए हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। लेकिन ये सिर्फ बर्ड्स के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, कई सारे एनिमल्स जो हैं एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में भी ट्रेवल करते चले जाते हैं, क्योंकि उनको वेदर को के साथ चलना। ठीक है, नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। देखिए बच्चों, आप नोट्स बनाते हैं, कॉपी यूज करते हैं, बुक यूज करते हैं, तो वो जो पेपर है वो ट्री की कॉस्ट पे होता है। जो पेपर बनता है वो पेड़ पौधों से बनता है। अब क्या होता है कि जितने ज्यादा आप पेपर्स यूज करेंगे उतने फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट ट्री जो है वो कट डाउन होती है। फिर दूसरी चीज है, पेपर को बनाने में केमिकल यूज किया जाता है, और वो केमिकल जब हमारे इकोसिस्टम में जाता है तो उसको पोल्यूट कर देता है। तो कम से कम पेपर हमें यूज करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पेपर है जो वेस्ट हो गया है उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है। रिसाइकलिंग होके फिर वो नया पेपर बनाया जा सकता है। तो हम ट्री को कट डाउन करने से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स। जो आपका पेपर है उसको आप भरेंगे, फिर वो रिसाइकिल होगा, फिर उसको यूज करेंगे, फिर रिसाइकिल होगा, तो उसे 5 से 7 बार तक आप यूज कर सकते हैं। इफ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे, एक दिन की बात हो रही, एक दिन में अगर आप एक पेपर भी बचाते हैं तो वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन अ ईयर। वी शुड सेव, रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। ठीक है, हम जो है यूज्ड पेपर को भी रीयूज कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी पेपर पे आपने मान लिया पेंसिल से लिखा है तो उसे रब कर सकते हैं, या फिर पेंसिल से लिखे हुए कागज पे हम पेन से लिख सकते हैं। राइट, बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। देखो, जो पेपर बनता है उसको बनाने के लिए जो है केमिकल की जरूरत भी पड़ती है, वाटर की भी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें हम सेव कर सकते हैं अगर हम पेपर को रिसाइकिल करें। Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper will also be reduced. तो जो केमिकल का यूज हम कर रहे हैं उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। Now, this is the last topic of this chapter. This is reforestation. अब वो जो सबसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था हमने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था। डिफॉरेस्टेशन का मतलब फॉरेस्ट को कम कर देना, उसके ट्रीज को कट डाउन कर देना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिफॉरेस्टेशन, यानी हम प्लांटेशन की बात करें। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन इज रिस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, जो डिस्ट्रॉयड यानी जो हमारे फॉरेस्ट है जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब वो किसी भी कारण से हो, किसी ने कट डाउन कर दिया हो ट्री को, या फिर फायर के कारण हो गया हो, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं वहां पे नए प्लांट्स, नई ट्रीज का प्लांटेशन कर देते हैं। ठीक है, द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। अब क्या होता है, किसी फॉरेस्ट, अलग अलग फॉरेस्ट की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। किसी फॉरेस्ट में जो है टीक ज्यादा होता है, किसी में ये क्या कहते हैं साल ज्यादा होता है, किसी में मैंगो ज्यादा होता है। तो हम क्या करें, उस फॉरेस्ट में वही स्पेसीज के न्यू प्लांट्स लगाएंगे जो उस कंडीशन को सूट करते हैं। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। जितने पेड़ काटे हैं उससे ज्यादा या फिर कम से कम उसके बराबर हमें प्लांटेशन करना चाहिए। तो रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, और किसी किसी फॉरेस्ट में अपने आप भी प्लांट हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कल से हम एक्सरसाइज शुरू करें।
थैंक यू वेरी मच।